वहाँ पे हमने देखा था कि पीएम आवास योजना इसमें क्या चीज़ है। अभी हम लोग थर्ड पर है, प्रायोरिटी थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रा मतलब वही जो डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है चीज़ें, जैसे कि ब्रिज हो गया, डैम हो गया, रोड्स हैं, ये सब कुछ इंफ्रा में आती है। तो इसमें हुआ क्या है, इंक्रीज इन कैपेक्स फॉर इंफ्रा। कैपेक्स यानी मनी, जो फंडिंग है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वो इंफ्रा के अंदर बढ़ा दिया गया है। कितना? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज्ड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर बाय 33% टू 10 लाख करोड़, मेकिंग इट 3.3% ऑफ जीडीपी। कहने वाली बात यह है कि जो अमाउंट पहले था, लगातार 3 सालों से इसको बढ़ाया जा रहा है, जीडीपी के 3.3% के बराबर कर दिया है अब, और जो लगभग हो सकता है 10 लाख करोड़ के आसपास। 10 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। अगला है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बजटेड एट Rs 13.7 लाख करोड़, 4.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फाइनली जो मालूम पड़ता है कि कितना खर्च किया गया, इफेक्टिव कितना रहा, वो है 4.5% जीडीपी का। तो जैसे ऊपर दिया हुआ है कि लगातार बढ़ाया जा रहा है, 3.3% ऑफ जीडीपी हुआ, लेकिन अगर इफेक्टिव की बात करते हैं तो वो है लगभग 4.5% ऑफ जीडीपी, और ये 13.7 लाख करोड़ बनता है अमाउंट। तो हमें भले ही ये नंबर याद ना रहे कि कितना रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन हमें इतना जरूर आइडिया होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैपेक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है एवरी ईयर, पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है। फिर कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं इसको? सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैप इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाया जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर 1 more year। ध्यान ही रखना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, काम मतलब जो भी डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको वापस रीपे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। ऐसा नहीं कि बस फ्री में दे ही दिया। तो वो जो अमाउंट दिया गया है वो लोन है, और लोन पे इंटरेस्ट लिया जाता है। इतना जरूर है कि उस लोन को वो लोग क्या कर दें, इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, है ना। हो सकता है लोन माफ भी कर दिया जाए इन फ्यूचर, बट अभी करंट के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट फ्री है। फिर बताना चाह रहे हैं, टू स्पूर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू इंसेंटिवाइज देम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी एक्शंस। मतलब बाद में इसमें इंसेंटिव्स वगैरह भी ऐड किए जा सकते हैं, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो। द एनहेंस्ड आउटले फॉर दिस इज 1.3 लाख करोड़। आप ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें आउटले नहीं देना, बढ़ा दिया गया है, कितना अमाउंट, 1.3 लाख करोड़ को बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे पूरा अगेन नंबर बहुत सारे हैं, तो परेशान नहीं होना है, बस आप ये समझो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगला है रेलवे। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपीस प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे, द हाईएस्ट एवर आउटले एंड अबाउट 9 times द आउटले मेड इन 13-14। अभी तक का सबसे ज्यादा अमाउंट रेलवे में दिया गया है इस बजट के अंदर, 2.40 लाख करोड़, ठीक है। 2.40 लाख है, फिर करोड़ है, और ये बोलना चाह रहे हैं कि ये लगभग 9 times है, 9 गुना है उस अमाउंट के जो 2013 या 14 में दिया गया था रेलवे को, यानी और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। एविएशन यानी वो जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें क्या किया गया है, हाँ गुड मॉर्निंग, 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम्स and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity। इस बजट में 50 नए एयरपोर्ट, एडिशनल एयरपोर्ट की बातें की गई हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब 100 ऐसे और ट्रांसपोर्टेशन के मेथडों को सोचा गया है। वो रोड हो सकती है, वो
एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो सकती है, उनको रिवाइव करने की बातें की जा रही है। विल बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000 करोड़ इंक्लूडिंग 15,000 करोड़ प्राइवेट सोर्सेज। अब इसमें ये फंडिंग की बात कर रहा है कि जो एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कितना खर्चा किया जाएगा। तो रोड बनाने बेसिकली समझना है हमको, तो रोड बनाने के लिए अलग से जो एंड टू एंड माइल कनेक्टिविटी, बिल्कुल अंतिम आदमी को जोड़ने के लिए जो रोड बनानी है, उसमें कितना फंड दिया जाएगा? लगभग 75,000 करोड़ रुपीस और 15,000 करोड़ प्राइवेट सोर्सेज से आएगा। फिर अगला है एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब हम निर्धारित करेंगे कि किनको हमें प्रायिकता पे रखना है और उनसे लोन लेकर एक फंड बनाया जाएगा, और वो फंड ऐसे होगा कि जब भी जिसको जरूरत पड़ेगी तो उसी फंड में से रुपया दे दिया जाएगा। उसे बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगली चीज देखिए, एजेंसीज टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। टीयर 2 एंड टीयर 3 मतलब एक तो हो गए 4 महानगर, 4 महानगरों के बाद जो सिटीज होती है वो टीयर 2 सिटीज होती हैं, फिर टीयर 3 सिटीज होती हैं। तो उनको भी डेवलप करने के लिए क्या बनाया जा रहा है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। फिर अगला है 10,000 करोड़ एंड ईयरली बेसिस विल बी अलॉटेड फॉर दिस पर्पज, और हर साल 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। तो काफी अच्छे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसके मल्टीपल इम्पैक्ट निकलेंगे। क्या होंगे मल्टीपल इम्पैक्ट? कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। मतलब जब भी ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग होता है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है, तो उससे ग्रोथ होती है कंट्री की, और प्लस साथ ही साथ ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। एक तो ग्रोथ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें अगेन वही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी वो गिवन है, क्योंकि उसी ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पे पॉइंटों में गिवन दिया गया है। फोर्थ पे आइए, प्रायोरिटी 4 क्या है? अनलीजिंग द पोटेंशियल। लीजिंग द मतलब रिलीज करना, अनलीजिंग द पोटेंशियल। हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं अपने। कैसे बढ़ाएंगे? रिड्यूस्ड कंप्लाइंसेस एंड जन विश्वास बिल। कंप्लाइंसेस यानी प्रॉब्लम्स को कम करना पब्लिक की, और जन विश्वास बिल लाया जा रहा है। क्या होगा उसमें? To enhance ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized under the amendment of the Companies Act 2013। इसका मतलब ये है कि हम ये कर रहे हैं अब कि एक तो कंपनीज जो आ रही हैं यहाँ पे जो बिजनेस करेंगी उनको समस्याएं ना आए, पहली चीज। दूसरा, डीक्रिमिनलाइज्ड जो लॉ हैं वो क्रिमिनल लॉ नहीं रहेंगे, वो नॉर्मल लॉज हो जाएंगे। ऐसा कुछ करा जा रहा है, और इसके लिए अमेंडमेंट होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, और ये कंपनीज एक्ट जो 2013 में बना था उसके अंदर चेंज किए जाएंगे। टू फर्दर द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द जन विश्वास बिल टू अमेंड 42nd जनरल एक्ट्स। यानी पब्लिक के मन में एक भरोसा कायम हो जाए, उसके लिए जन विश्वास बिल लाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। जन विश्वास बिल किससे रिलेटेड है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आसानी करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जिसका नाम है जन विश्वास बिल। फिर अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI। ठीक है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। यानी हम लोग या फिर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए ये दिया हुआ है बजट के अंदर। टू रियलाइज द विजन ऑफ मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सेट अप इन टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कुल मिला के 3 सेट किए गए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, इसमें प्लेस AI पे काम करने के लिए। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले फ्यूचर में AI का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। अगला क्या है?
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की गवर्नेंस किस तरीके से की जाएगी, किस चीज़ की, डेटा की, प्रशासन कैसे काम करेगा डेटा के लिए, वो देखिए। टू फैसिलिटेट इनोवेशन एंड रिसर्च बाय स्टार्टअप्स, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स मतलब जो नई नई कंपनीज हैं, तो उसमें कैसे डेटा का मैनेजमेंट होता है, उसके लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी विल बी ब्रॉट आउट विच विल इनेबल एक्सेस टू अनोनिमाइज्ड डेटा। अनोनिमाइज्ड डेटा मतलब जिसकी कोई जानकारी नहीं है। अब कहने की बात ये हो गई कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनेगी, कोई भी डेटा का मिसयूज नहीं कर सकता। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नेम, आपका प्लेस, आपका आधार कार्ड का डेटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसे हम लोग डेटा बोल सकते हैं। फिर एक है डिजी लॉकर, ये ऐप भी आती है डिजी लॉकर की, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल वगैरह उसको सेव करके रख सकते हो। तो डिजी लॉकर फॉर डेटा शेयरिंग, अब आप अपनी इंफॉर्मेशन डेटा शेयरिंग किससे कर सकते हो, डिजी लॉकर से ही कर सकते हो। एन एंटिटी डिजी लॉकर विल बी सेट अप फॉर यूज बाई MSME, large business and charitable trust for storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulator, banks and other business entities। अब देखो डिजी लॉकर बहुत सी चीज़ है। डिजी लॉकर का मतलब ये है कि आप गाड़ी चलाते हो, अपनी RC या अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप उसमें सेव कर लो। डिजी लॉकर के अंदर एक ऐप होती है, तो आपको फिजिकल फॉर्म में, यानी वो कार्ड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जेब के अंदर। कभी भी अगर आप कोई पूछता है तो उनको वो सब चीज़ें उसमें दिखाई जा सकती हैं। तो ये इसका यूज है डिजी लॉकर का। अगला है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। देखो डिस्प्यूट को लंबा बढ़ाओगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा कंट्री का, तो डेवलपमेंट ना रुके कंट्री का, उसके लिए डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो इसमें देखो विवाद से विश्वास, लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन for MSME being provided as a relief to the MSME affected during the COVID period। तो कहने वाली बात है विवाद से विश्वास। विवाद हो गया है तो अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना है कि लोगों में विश्वास हो जाए। उसके लिए उन्होंने जितने भी विवाद थे उनको आसान कर दिया निपटारा उनका। ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम इनेबलिंग फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, देखो सबसे बड़ी दिक्कत है किस पे आती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कोई बिजनेस प्रपोजल में कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि एक ब्रिज बनाना है। अब इन्होंने ब्रिज तो बना दिया बट बहुत घटिया सामान उसमें उपयोग किया और ब्रिज टूट गया। तो इस तरीके से होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई चीज़ें होती हैं उन पर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बनते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। फिर अगला है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ई कोर्ट्स, ऑनलाइन कोर्ट्सों की व्यवस्था भी की जा रही है। फेज 3 ऑफ ई कोड विल बी लॉन्च्ड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो देखो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं या फिर सभी लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो उनके लिए ई कोड, ऑनलाइन कोड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिसमें जज डिसीजन ऑनलाइन ही दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। अगला है 5G टेक्नोलॉजी। तो ये आपने देखा ही होगा, पहले 4G चल रहा था, अभी 5G का टाइम आने वाला है या फिर आ चुका है वैसे तो, बट अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। तो उसी के लिए 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज। तो अब हो ये रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो 5G इनेबल्ड हों, इसके लिए 100 लैब्स को डेवलप करने की बात बोली गई है। तो 5G service will be set up in engineering institutions to release a new range of opportunities, business models and employment potential। कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ लाया जा रहा है। फिर अगला है द लैब्स विल कवर अमंग अदर एप्लीकेशंस सच एज स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हेल्थ केयर एप्स। अब ये जो एप्स होंगी जो उन लैब्स में बनाई जा रही होंगी वो कौन कौन सी चीज़ों में फोकस्ड होंगी, तो वो फोकस्ड होंगी स्मार्ट क्लासरूम पर, प्रिसीजन फार्मिंग, ढंग से फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ढंग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा, एंड हेल्थ केयर एप्स, तो हेल्थ केयर कैसे ग्रो करेगा उसके बारे में। देन नेक्स्ट है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब बहुत सिंपल सा होता है
ऐसी ग्रोथ जिसमें पॉल्यूटेंट कम से कम हो, यानी जब कंट्री डेवलप कर रही है तो उसे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। पीएम प्रणाम यानी पीएम का नमस्ते, किस तरीके से, उसमें देखिए, विल इंसेंटिवाइज स्टेट और यूटीज टू प्रमोट यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। इसे बात की जा रही है कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाए। पहली बात तो अल्टरनेटिव यानी जो हेल्थ के लिए भी अच्छे हो और सॉइल के लिए भी अच्छे हो। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। वेस्ट टू वेल्थ है, जो चीज़ वेस्ट हो चुकी है उससे दोबारा से कैसे सही करके हम लोग उसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये मार्क कर लो, गोवर्धन। कई लोगों को लगता है गोवर्धन यानी कहीं टेम्पल की बात तो नहीं हो रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गोवर्धन का मतलब ये हुआ कि वेस्ट मटेरियल से वेल्थ कैसे बनानी है, उसके लिए जो प्रोग्राम लाया गया है वो है गोवर्धन। अगला है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर EPA टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस। इसका मतलब ये हुआ जो लोग कम पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कंट्रीज कम पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब जितना उन्होंने कम पॉल्यूट किया उतनी उनको मनी मिल जाए, है ना, कि अगर और यूज़ करते तो कितना यूज़ कर सकते थे वो उस तरीके से। तो इस पर हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इसमें है मिस्टी MISHTI टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। मैंग्रोव प्लांटेशन से जुड़ी हुई चीज़ है। मैंग्रोव एक तरह की वेजिटेशन होती है, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो होंगे, जो ट्री ग्रो होंगे उनके लिए। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये मार्क कर लो, कोई पूछता है अमृत धरोहर किससे जुड़ी हुई है, तो ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स यानी आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र जहाँ पे पानी भरा हुआ हो और जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ग्रो कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं वेटलैंड्स। और इनके लिए जो पॉलिसी लाई गई है उसका नाम है अमृत धरोहर। अगर अदर इनिशिएटिव्स, और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो वो है सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स टू फैसिलिटेट फार्मर टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। यानी 10,000 वो सेंटर्स खोले गए हैं फार्मर्स को बताने के लिए कि वो नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर पाएँ। देन प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि बैटरी में एनर्जी को स्टोर करना, जैसे कि सोलर की एनर्जी को स्टोर करने के जो प्रोग्राम है उसे बोला गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। द नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी। प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। जो भी चीज़ कोस्ट पर आ रही है, वो जो कोस्टल थिंग्स हैं वो सभी लोगों तक प्रॉपरली पहुंच पाए, ठीक है, प्रमोशन हो पाए उस चीज़ का, शिपिंग वगैरह हो पाए, उस पर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है फंड्स टू बी अलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल, और पुराने व्हीकल को चेंज करके उनको ठीक ठाक करना या फिर उनके पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए फंड यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने ऊपर पैराग्राफ के अंदर एक डायग्राम में चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बारे में देखो यहाँ पे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ये देखा भी होगा, नितिन गडकरी जी भी इस पे काम कर रहे हैं, वो मिनिस्टर हैं, कि अब हम सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन से व्हीकल चलाया जाए। तो एन आउटले ऑफ 19,700 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो कंट्री में ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने के लिए 19,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टू फैसिलिटेट in transition of the economy to low carbon intensity, reduce dispense of fossil fuels import and make the country assume technology and market leadership in sunrise sector। क्या इसका मतलब कुल मिला के ये था, इस मनी के द्वारा, जो ये मनी दी गई है, हम हमारी डिपेंडेंसी फोशल फ्यूल्स पर कम कर दें। और फोशल फ्यूल्स होते हैं पेट्रोलियम, कोल, ये सब कुछ।
फोशल फ्यूल्स पे कम करके हम ओवरऑल सभी में ग्रोथ कर पाएँ और हम लोग हाइड्रोजन को यूज़ करके व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर पाएँ, इस पर फोकस करने की बात की गई है। द टारगेट इज टू रीच एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT बाई 2030। मिलियन मतलब मीट्रिक मिलियन टन होता है ये, कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इतना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक हाइड्रोजन, जिससे हम लोग व्हीकल वगैरह को चला पाएँ। तो इतना बस शॉर्ट में ध्यान रखना है। अगला है गोवर्धन स्कीम। तो अभी हमने देखा ही था ऊपर नाम इसका। गोवर्धन स्कीम मतलब वेस्ट से वेल्थ बनाने की स्कीम है। तो 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट अंडर गोवर्धन स्कीम विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स एंड 300 कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है इसमें। और कुल मिला के ऐसा कुछ करेंगे कि जितना भी वेस्ट है, जो गोबर वगैरह है, जो वेस्ट है, अनवांटेड है, उससे हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। वेल्थ यानी मनी अर्न कर पाएँ। इन ड्यू कोर्स 5% ऑफ CBG मैंडेट विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग नेचुरल एंड बायोगैस। ठीक है, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस को यूज़ करते हुए बोलना है कंपलसरी है कि हर कोई इंसान कम से कम 5% तो यूज़ कर ले। यानी गोबर जो भी उसके पास आ रहा है ना वेस्ट मटेरियल, उसको वो यूज़ करे एनर्जी के अंदर। ये कंपलसरी कर दिया गया सभी के लिए। ठीक है, अगला है जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव ध्यान रखना सारे के सारे। भारतीय प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का मतलब ये होता है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना चाह रहा है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। प्राकृतिक रूप से खेती करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए सेंटर बनाया गया है। ओवर द नेक्स्ट 3 years द सेंटर विल फैसिलिटेट 1 crore farmers to adopt natural farming by setting up 10,000 bio input resource center, creating a national level distributed micro fertilizers and pesticides manufacturing network। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो नेचुरल तरीके से फार्मिंग करें। उसके लिए काफ़ी सारे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिनका नंबर वगैरह को 10,000 के आसपास। और इसमें ये चाहेंगे कि हम लोग नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं वो नेचुरल तरीके से फार्मिंग करें और उनको नेचुरल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स दिए जाएंगे। ये तो हो गया नॉर्मल। अदर इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी। और इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है ग्रीन एनर्जी के लिए, वो समझिए। 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन। 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स। नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद जो पॉल्यूटेंट इमिट होते हैं वो जीरो इमिट होना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल ही पॉल्यूटेंट ना निकले। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद कैपेसिटी ऑफ 4,000 मेगावाट MWH मान लीजिए, टू बी सपोर्टेड विद वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं जो रिमेनिंग कुछ रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में उसके लिए फंडिंग मिल जाए, जिससे हम काफ़ी सारी एनर्जी को बैटरीज में स्टोर करके उनको यूज़ कर पाएँ। क्योंकि बैटरी रिचार्जेबल होती है कि एक बार यूज़ करो डिस्चार्ज या फिर दोबारा चार्ज करो, उस तरीके से इस पर काम चल रहा है। देन 20,700 करोड़ सेंट्रल सपोर्ट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर। अब ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रिड इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ग्रिड यानी एक नेटवर्क बनाया जाएगा रोड्स का, ठीक है ना। इस तरीके से जब बनाते हैं नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, तो ये ग्रिड होता है। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जब सिस्टम या रोड कुछ बनाई जाती है तो उसे बोलते हैं ग्रिड। और इसके लिए 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख, एक तो ग्रिड इंटीग्रेशन किया जा रहा है और साथ ही लद्दाख से 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको बार बार यूज में लाया जा सके, और इसका मतलब ये भी होता है कि ये लेस हार्म करेगी हमारे एनवायरनमेंट को। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक तो कभी ख़त्म नहीं होती है, रिन्यू होती रहती है बार बार, और दूसरी बात हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारे लैंड वगैरह को है ये ज़्यादा हार्म नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स
ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। ठीक है, डन। अब ये हो गया। नेक्स्ट है यूथ पावर। यूथ पावर यानी यंग पर्सन्स क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो, पहला एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी। अमृत पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के डेवलपमेंट की बातें की जा रही है। तो कैसे पीढ़ी कैसे अच्छी बनेगी, उसको स्किल्स देनी पड़ेगी, उसको टेक्नोलॉजी बतानी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ये स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑन जॉब ट्रेनिंग इंडस्ट्री पार्टनरशिप न्यू एज कोर्स लाइक AI रोबोटिक्स, ठीक है, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन ETC। ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस पर काम किया जा रहा है और इसके पर काम करने के लिए कौशल विकास योजना को स्टार्ट किया गया है। किसी को स्टार्ट किया गया है? कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना का मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, और स्किल डेवलप करनी है तो स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम टू इनेबल डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किल लिंकिंग विद एम्प्लॉइज एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स। तो लोगों को क्या किया जाएगा? इनेबल किया जाएगा या फिर अवेयर किया जाएगा न्यू टेक्निक से, न्यू स्किल्स से, जिससे वो कुछ कर पाए। इसीलिए इसको बोला गया है अमृत पीढ़ी। दूसरा, यूथ पावर के लिए क्या है? अमृत पीढ़ी में और चीज़ें क्या मिलेंगी? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम मतलब स्टार्टिंग में उन्हें सपोर्ट देने के लिए, टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट 40 लाख यूथ इन 3 ईयर्स। तो 3 सालों में, अगले 3 सालों में लगभग 47 लाख मतलब 47 लाख लोगों को स्टाइपेंड, यानी अगर वो कोई डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उनको दी जाएगी, उसे स्टाइपेंड बोलते हैं, वो इनको दिया जाएगा। देन बूस्टिंग टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड एज कंपेयर्ड पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिज्म। डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए भी 50 डेस्टिनेशन बनाई जा रही है। मतलब लोग घूमने जाएंगे तो वही आगे अगेन इकॉनमी रन करेगी, डेवलपमेंट होगा, है ना, वो सब कुछ। इसलिए अगला है सेटिंग अप ऑफ यूनिटी मॉल्स इन स्टेट कैपिटल्स। और हर स्टेट कैपिटल में यूनिटी मॉल डेवलप किए जाएंगे फॉर प्रमोशन सेल ऑफ ODOPs, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस। GI क्या होता है? GI यानी जियोलॉजिकल टैग हम देते हैं किसी का, मतलब किसी भी जगह कोई फेमस चीज़, जैसे मथुरा के पेड़ है, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग सपोर्ट करेंगे। और जो भी हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से बनाई गई चीज़ें होती है ना, उन पर काम किया जा रहा है, उसको भी प्रमोट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये हो गया यूथ का। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो रहा है? फाइनेंशियल यानी मनी के फील्ड में, तो क्रेडिट गारंटी फॉर MSMEs। MSME हमको मालूम ही होता है छोटे और मध्यम उद्योग वाले लोग, उनके लिए रुपया, उधारी का रुपया, क्रेडिट यानी लोन, जिससे वो कुछ काम कर पाए, वो क्रेडिट की बात की जा रही है कि जो MSME के लोग हैं उनको क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए इसमें कैसे होगा। इन 2022 द क्रेडिट guarantee scheme for MSME was revamped and will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crore in the corpus। कहने वाली बात यह है कि MSME को प्रॉपर तरीके से कुछ फंडिंग मिल पाए, यानी कुछ मनी मिल पाए, उसके लिए 9,000 करोड़ का फंड रखा गया है। दिस विल इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट फॉर अप टू 2 लाख करोड़। और यहाँ पे कोलेटरल फ्री यानी गिरवी रखे बिना, कुछ भी गिरवी रखे बिना 2 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है लोगों को। द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल बी रिड्यूस्ड बाय अबाउट 1%। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी लोन लेने में आने वाला खर्चा 1% से भी कम होगा। तो ये अच्छा किया जा रहा है किन लोगों के लिए? MSME के लिए। तो ये इसमें बजट में बता दिया गया है। अगला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। अ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री विल बी सेट अप टू सर्व एज अ सेंटर रेपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एसिलरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अब लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसके लिए एक कॉमन, एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई जा रही है,
जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेगा, सभी लोगों तक पहुंचाएगा। मतलब वही टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, कैसे रन करना है, वो सब कुछ सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। दिस विल फैसिलिटेट इफेक्टिव फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस चीज़ से क्या क्या आएगा? एक तो क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब उधारी, रुपए। इसको आप पॉजिटिव इस तरीके से मानिएगा कि जिन लोगों के पास रुपए नहीं होते हैं काम करने के लिए, उनको अगर लोन मिल जाए तो वो काम कर सकते हैं और दैन उनका काम बढ़ भी सकता है। तो वो सब कुछ चीज़ें। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है सभी लोगों तक फैसिलिटीज पहुंच पाएँ। एंड फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सभी लोग स्टेबल हो पाए फाइनेंशियल के फील्ड में, मनी के फील्ड में। वो फोस्टर यानी इम्पोज किया जाएगा ये वाला काम। देन अ न्यू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डिजाइन्ड इन कंसल्टेशन विद RBI विल गवर्न दिस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लोन दिया जा रहा है वो टाइम पर वापस भी आ जाए, उसके लिए किसके साथ मिलकर काम करा जाएगा? RBI के साथ। देन स्मॉल सेविंग स्कीम्स डेवलप की जाएंगी जिसमें इंसान अपनी छोटी छोटी बचत करेगा। तो टू कॉमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर अ 2-year पीरियड अप टू मार्च 2025। महिला सम्मान के नाम से सेविंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, मतलब जितना रुपये जमा करा रहे हो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उससे थोड़ा अच्छा फील हो सकता है। बस इतनी सी बात है। दिस विल ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 lakh in the name of women or girl, interest rate 7.5% with partial withdraw option। मतलब ये मान लो रुपए जमा कर सकते हो 2 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%। जब जरूरत मिले तो पूरा नहीं निकाल पाओगे, पार्शियल अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि जितना रुपए जमा कराया था ना उसको पूरा का पूरा वापस नहीं ले पाओगे, उसका पार्शियल अमाउंट ही वापस मिल रहा है। पार्शियल यानी कुछ पार्ट। अब एक तो ये हो गया, ये किसके लिए हो गया? फीमेल के नाम, वुमेन और गर्ल्स के नाम पे। फिर अगला है द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स विल बी एनहेंस्ड फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख। तो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए भी इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। पहले 15 लाख रुपए तक जमा करा सकते थे वो लोग, अभी वो कितना जमा करा सकते हैं? 30 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ये भी प्लस ही हुआ है। उसके बाद अगली चीज देखिए, the maximum deposit limit for monthly income account schemes will be enhanced from 4.5 lakh rupees to 9 lakh rupees for single account। कि मंथली यानी मंथली कितना जमा कर सकते हो आप, तो उसके लिए भी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। यानी कुल मिला के गवर्नमेंट चाहती ये है कि आप अधिकतम सेविंग करें और जो भी सेविंग करें बैंकों में जमा कराएं, क्योंकि उससे देश का डेवलपमेंट होता है। जितना अमाउंट आप जमा कराओगे बैंकों में उससे देश का भला होता है ना। गवर्नमेंट उसको लोन पे दे देगी, लोन पे देगी, फिर उससे डेवलपमेंट होगा, ये सब कुछ। सिमिलरली फॉर 9 लाख रुपीज टू 15 लाख फॉर जॉइंट अकाउंट। अगर कोई अकाउंट जॉइंट अकाउंट है यानी हस्बैंड वाइफ के कंबाइंडली नाम पर है, तो उसमें 15 लाख तक की लिमिट रखी गई है मंथली बेसिस पर, कि इतना अमाउंट आप जमा करा सकते हो मंथली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर पर। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही चीज इसमें लिखी हुई है इस ग्राफ के अंदर। तो इसके बाद नीचे आइए, बोल रहा है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट यानी बजट, जो खर्चा हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट किस तरीके से मैनेज कर रहा है, उसे बोलते हैं फिस्कल मैनेजमेंट। इसमें देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना भी फंड यानी कि जो गवर्नमेंट मनी दे रही है उसका काम हमें करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में। यानी कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो ढंग से होना चाहिए जिससे फायदा मिले बाद में जाके। द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट ऑल स्टेट मस्ट यूटिलाइज देयर 50-year लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस बाय द एंड ऑफ 2023-24। 50-year लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट्स को फंड दिया गया था उसको वो यूज कर लें पूरे को। यूज करने का मतलब ये होता है कि कुछ जो डेवलपमेंट करने हैं कंट्री में वो किए जाएं और जिससे कि लोगों का भला हो। और जब वो फंड यूज कर लिए जाएंगे ना तो उससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगा। और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे ग्रो होता है?
तो वो मैंने समझा ही दिया है कि अगर आप रुपए लोन लेके एक बिजनेस डालते हो तो डेफिनेटली आपको उस बिजनेस में फ़ायदा होगा और आप उस रुपए से ज़्यादा रुपए कमा रहे होगे। वही चीज़ यहाँ पे भी सोची जा रही है। अगला है मोस्ट ऑफ दिस विल बी एट द discretion of state but a part will be continual on state designated for specific purpose such as, यानी बताना चाह रहे हैं जो भी फंड दिया गया है वो अलग अलग है पहली बात तो, लेकिन तब भी ऑन एन एवरेज हम लोग ये मान सकते हैं कि जो फंड दिया गया है वो कौन कौन से कामों में खर्च किया जा सकता है। पहला, रिप्लेसिंग आउटडेटेड गवर्नमेंट व्हीकल्स, जो खराब व्हीकल है उनको हम लोग नए से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है इम्प्रूविंग अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। मेकिंग अर्बन लोकल बॉडीज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स अगेन मनी इकट्ठा करने का तरीका होता है गवर्नमेंट का कि वो बॉन्ड्स पब्लिक को सेल करती है, जो कि एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है बॉन्ड, और उसके बदले में उनको रुपए मिलता है काम करने के लिए। बाद में वो रीपे भी करना होता है, बॉन्ड वापस लेके आएगी पब्लिक 1 साल या 2 साल या 5 साल के हिसाब से, और फिर उस पर उनको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पे करना होता है। बिल्डिंग हाउसिंग फॉर पॉलिसी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के लिए हाउसिंग वगैरह बनाने का काम किया सकता है। कंस्ट्रक्शन यूनिटी मॉल, तो यूनिटी मॉल हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि जो हर जगह पर होगा और सब सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल सकती हैं। क्रिएटिंग लाइब्रेरीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट, बच्चे और थोड़े बड़े बच्चों के लिए लाइब्रेरीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसके लिए भी गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला है कंट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन स्कीमों को चला रहा है उनके लिए खर्च करना चाहिए मनी को, जिससे कि आगे डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाए, वो चीज़ इसमें बोली गई है। देन फिजिकल डेफिसिट अलाउड टू स्टेट्स, फिजिकल डेफिसिट को मतलब एक तरीके से राजकोषीय घाटा है ना, वो कर सकते हैं स्टेट, ऐसा बोल दिया जाए। States are allowed to have a deficit of 3.5% of their gross domestic product, with 0.5% of this amount specifically designated for power sector reforms. तो गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है कि जितना भी घाटा होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसमें से 0.5% खर्च होना चाहिए किस पर, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर, यानी एनर्जी जनरेशन में खर्च होना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है 0.5% एनर्जी जनरेशन के लिए बात की जा रही है। अगला है रिवाइज्ड एस्टिमेशन फॉर 2022-23। अब यहाँ पे बस दिया हुआ है रिवाइज्ड एस्टिमेशन कि कितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, कितना रुपया आएगा और कितना खर्च करेंगे। तो बोलना चाह रहे हैं टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जो आएगा रिसिप्ट्स यानी जो हम लोग इनकम करेंगे वो करेंगे 24.3 लाख करोड़, जिसमें से नेट टैक्स जो आएगा वो आएगा मतलब 20.9 लाख करोड़। तो नेट टैक्स रिसिप्ट हो गया, और बाकी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 41.9 लाख करोड़। तो ध्यान रखना है इनकम कम और खर्चा ज़्यादा है। इनकम 24.3 लाख करोड़ ही है और खर्चा कितना है 41.9 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर 7.3 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड फिजिकल डेफिसिट रहेगा 6.4% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, ये 4 to 6% ओके होता है। हालांकि 6.4% ऑफ जीडीपी हो रहा है तब भी इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी खर्चा हमारा ठीक ठाक हो रहा है। राजकोष में घाटा इतना होता है, चलता है। अगला है बजट एस्टिमेशन 23-24। तो अब ध्यान रखो कि ये ऊपर वाला था 22-23, पिछले साल कितना हुआ है ना, ये एक्चुअल है कि इतना रुपए आया इतना रुपए खर्च हो गया। अब 2023-24 के लिए क्या उम्मीदें कर रहे हैं अपन लोग, उम्मीदें ये कर रहे हैं कि अपन टोटल मिला के अर्निंग करेंगे कितना 27.2 लाख करोड़। एस्टिमेट रिसिप्ट कितना है 27.2 लाख करोड़ का अर्निंग हो सकती है, ठीक है। फिर है टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना करेंगे 45 लाख करोड़। तो अगेन इनकम से ज़्यादा खर्चा हमारा होने वाला है। अब फिर इसमें लिखा हुआ है नेट टैक्स रिसिप्ट्स, मतलब टैक्स के फॉर्म में कितना रुपया आएगा 23.3 लाख करोड़, और फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा 5.9%। जैसे मैंने बोला हमारा 4 to 6% होना चाहिए, तो उसी उम्मीद को ध्यान रखते हुए 4.9 का इन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि टारगेट 6 से ऊपर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 6 से ऊपर करेंगे तो सही नहीं माना जाएगा, तो टारगेट तो हमेशा कम ही रखेंगे। अब ईयर के एंड में जब अगली साल आएगा बजट तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहा कितना नहीं। टू फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट इन 23-24 द नेट मार्केट बोरिंग फ्रॉम डेटेड सिक्योरिटीज
आर एस्टिमेटेड। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योरिटीज बेचेगा। अब ये याद भी करो तो ठीक, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो 45 लाख करोड़ खर्च होने वाले हैं, इनकम 27 लाख करोड़ ही होने वाली है, तो जो बच गया ना रुपया, कितना बच गया घटा के देख लो, उतना लोन लेना पड़ेगा अपन लोगों को। तो लोन बाहर से लिया जाता है मार्केट से, तो ग्रॉस मार्केट बोरिंग 15.4 लाख करोड़ वगैरह एस्टिमेटेड की जा रही है। तो ये कुछ अनुमान है कि इतना अपन लोग करेंगे। फिर लिखा हुआ है आगे, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू स्टिकिंग to this plan to reduce the fiscal deficit to below 4.5% by 2025-26। तो जैसे मैंने बोला था अभी तुमको कि भैया गवर्नमेंट कितना डेफिसिट रख सकती है, 4 to 6% के बीच में रख सकती है, मतलब फिजिकल डेफिसिट 4 to 6% के बीच में ही होना चाहिए। तो वही इन्होंने बोला है कि 2025-26 तक हम लोग अपना फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 4.5% के आसपास कर लेंगे। ध्यान रखना अगेन, ये टारगेट है, हो सकता है अचीव हो सकता है नहीं हो, लेकिन टारगेट हमेशा अच्छे ही रखे जाते हैं। तो इसलिए इसने बोल दिया कि हम 2025-26 तक अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.5% तक ले आएंगे, क्योंकि अच्छा माना जाता है 4 और 6 होता है मैक्सिमम। तो हम लोग 4.5 की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि 4.5% तक अपना बजट का डेफिसिट लेके आ जाएंगे। ये ट्रेंड है डेफिसिट का। तो पहले हमने जब से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग लगातार इसको डिक्लाइन में कम ही कर रहे हैं, हमारे बजट को, बजट के घाटे को। चाहे कोविड ऐसी कंडीशन भी आई हो तब भी हमने लगातार अपने डेफिसिट को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे डेफिसिट को क्या कर रहे हैं, लगातार कम कर रहे हैं, प्लस पॉइंट है ये। अगला है व्हाट आर द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड इन डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये देखो रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं टैक्सेशन के अंदर। तो ये वही चीज जो आपने सुना ही होगा कि सबसे मेन अनाउंसमेंट क्या की गई है कि टैक्स की लिमिट बढ़ा दी गई है, 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इट मीन दैट द पर्सन इन द न्यू टैक्स रिजीम विद इनकम अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। तो जिसकी भी इनकम 7 लाख तक है उसे कोई टैक्स पे करने की जरूरत है नहीं। द टैक्स स्ट्रक्चर इन द न्यू पर्सनल टैक्स रिजीम हैज बीन चेंज्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स टू 5 एंड इंक्रीजिंग द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख। अगेन टैक्स में स्लैब्स को कम किया गया है, जो परसेंटेज होता है ना कि इतना इनकम करोगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो सब कुछ, और 3 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री बनाया गया है ना, ये वो चीज़ है। अगला है अदर टैक्स रिफॉर्म्स। अदर टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया गया है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस। द न्यू टैक्स रिजीम हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स टू 50,000 रुपीज एंड द डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन अप टू 15,000 रुपीज। तो देखो इंक्रीज किया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन को। तो ये कुछ काम की चीज नहीं है, बस 50,000 रुपए इंप्रूव किया गया। तो वो क्या है, वही था पहले 2.5 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए कर दिया गया, तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। और देन जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए 15,000 रुपए का डेवलपमेंट किया गया, तो ये भी कोई काम की चीज नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि ऐसा कुछ हुआ है। अगला है एमएसएमई, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या है, द लिमिट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हैव बीन इंक्रीज्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड सर्टेन प्रोफेशनल्स एज लॉन्ग एज टू अमाउंट रिसीव्ड इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% टोटल ग्रॉस टर्नओवर। यानी इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी टर्नओवर है उसका 5% से ज़्यादा आप कैश में अमाउंट नहीं ले सकते हो। अब कैश में नहीं लोगे, इससे फ़ायदा गवर्नमेंट को क्या होता है कि गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि सारा का सारा अमाउंट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ ऑनलाइन आएगा या फिर चैनल से आएगा तो ना, तो उसको ट्रैक करना आसान होता है, तो उससे टैक्स लिया जा सकता है। तो इसमें ये बोला गया है 5% ज़्यादा टैक्स मतलब कैश नहीं ले सकते। The deduction for payment made to MSME will only be allowed when payment is actually made to support their timely receipt of payment। ठीक है, अब ये छोटे बिजनेसमैन लोगों वालों के लिए बोला गया है कि जो पेमेंट है उसको आपको टाइमली रीपे करना होगा, नहीं टाइम के साथ देना होगा, तो ही वो काउंट किया जाएगा, अदरवाइज फिर उसको कुछ पेनल्टी वगैरह लगा देंगे ये लोग। फिर अगला है कॉपरेटिव्स के लिए क्या किया गया है, तो कॉपरेटिव्स के लिए टैक्स रिज्यूम को कम किया गया है, लोअर टैक्स रेट ऑफ 15%। उनके लिए क्या कर दी गई है, 15% टैक्स इफेक्टिव कर दिया गया, पहले ज़्यादा था ये। द लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड लोन्स फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन इंक्रीज्ड 2 लाख रुपीज पर मेंबर। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट एंड लोन्स की लिमिट बढ़ा दी गई है कि इंसान कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है और लोन्स वगैरह के रिगार्डिंग, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए, ये होना चाहिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के अंदर। तो पर मेंबर 2 लाख रुपए का ये लिमिट यहाँ पे रखा गया है।
अगला है TDS टैक्स रिडक्शन एट सोर्स ऑन कैश विड्रॉल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन इंक्रीज 3 करोड़ रुपीज। अब ये क्या होता है कि TDS लगता है कि अगर आपने एक साथ ही बहुत सारा अमाउंट रुपया निकाला तो टैक्स कट जाता है। अब वो लिमिट कर दी गई है 3 करोड़ की कि 3 करोड़ रुपए तक निकालोगे तब टैक्स लगेगा। देन है स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स के लिए भी वही है, जो नए नए बिजनेसेस खोलते हैं स्टार्टअप बोलते हैं। द डेट फॉर स्टार्टअप टू रिसीव इनकम टैक्स बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 24, मतलब स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट दिया गया है। द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फॉर स्टार्टअप्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 10 years। तो प्लस ये भी सोचा गया है कि जो नए नए स्टार्टअप होते हैं ना, उन पे जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस को वो 7 साल 10 साल तक अपने आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पर बात की गई है। अगला है ऑनलाइन गेमिंग को। टैक्सेबिलिटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग विल बी क्लैरिफाइड विद TDS एंड टैक्सेबिलिटी ऑन नेट विनिंग एट टाइम ऑफ विड्रॉल और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कहने वाली बात ये है कि जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलकर जो मनी अर्न करते हैं उन पर भी अब टैक्स लगेगा। तो वो चीज़ इन्होंने बोल दिया। अगला है कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स एंड वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन्स। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमने गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कर लिया, जो होता है डिजिटल गोल्ड खरीद दिया बस नंबर दिखता रहेगा, नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन, उसे हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, यानी इनकम नहीं मानेंगे, बस ये ध्यान रखना। अगला है एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। कौन लोगों को एग्जेम्प्ट यानी छूट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर। तो इनकम ऑफ अथॉरिटीज बोर्ड्स एंड कमीशन सेट अप बाय यूनियन स्टेट लॉज फॉर हाउसिंग टाउन्स विलेज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन विल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इनको इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है, ठीक है, जो अथॉरिटीज वगैरह बनती है वो। दूसरा है अग्निवीर फंड हैज बीन गिवन exempt status payment received by अग्निवीर enrolled in अग्निपथ schemes 2020 will be exempt from taxes। तो अग्निवीर वाले लोगों को टैक्स से फ्री रखा गया है। डिडक्शन इन टोटल इनकम विल बी अलाउड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर सेवा निधि अकाउंट बाय अग्निवीर और द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई इनकम कोई अमाउंट देता है, मतलब कोई दान देता है या फिर कंट्रीब्यूशन देता है अग्निवीर निधि में, तो वो भी टैक्स से फ्री मानी जाएगी, यानी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। कुछ समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? हाँ जी, नींद विंद तो नहीं आ गई सुबह सुबह? नहीं सर, तुम्हें कोई याद समझने का। ठीक है। कॉमन IT रिटर्न फॉर्म, IT रिटर्न फॉर्म यानी इनकम टैक्स रिटर्न, उसके लिए क्या किया गया है? टू इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विस द गवर्नमेंट रोल्ड आउट अ प्रपोजल फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉमन IT रिटर्न फॉर्म फॉर टैक्स पेयर कन्वीनियंस अलॉन्ग विद द प्लान्स ऑफ स्ट्रेंथन द ग्रीवांसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म। ग्रीवांसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी समस्या आएगी तो उसको समाधान करने के लिए, है ना, ये बनाया गया है, रोल्ड आउट किया गया है इसको कि एक कॉमन फॉर्म होगा सभी लोगों के लिए। और ये टैक्स स्लैब्स है कि कितनी इनकम तक कितना टैक्स देना होगा, है ना। तो लिखा हुआ है 2.5 लाख, 2 स्लैब्स हैं, एक है करंट कॉमन स्लैब्स और प्रपोज्ड इनकम स्लैब्स। करंट में ही चल रहा था, नया ही आ जाएगा। तो 2 लाख 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नए में क्या हो गया 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। पहले 2.5 से 5 लाख तक 5% था, अभी 3 से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 7.5 लाख 10%, फिर अभी कितना हो गया 6 से 9 लाख के लिए 10%। तो ये स्लैब दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ लो। फिर एंड में देना 30% तक टैक्स यहाँ पे प्रपोज किया गया है। फिर अगला है व्हाट आर द रिफॉर्म प्रपोज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या क्या रिफॉर्म की बातें इसमें की गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर? तो कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज क्या होता है कि बाहर से कोई चीज़ मंगवाई, है ना, उस पर किस तरीके से टैक्सेस रहेंगे। कितना हो रहा है यार, थोड़ा ही हो रहा है, अभी हो जाएगा, है ना, देखिएगा। तो कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटीज रेट्स फॉर गुड्स अदर देन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर हैज बीन डिक्रीज 13 फ्रॉम 21। यानी कस्टम ड्यूटीज को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। पहले 21 थी, अभी 13 कर दी गई है। फिर है नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी NCCD, ठीक है, ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट्स रिवाइज्ड अपवर्ड अबाउट 16%, यानी इसमें टैक्स बढ़ा दिया गया है सिगरेट्स वगैरह पे। फिर अगला है इंक्रीज ड्यूटीज आर्टिकल मेड फ्रॉम गोल्ड एंड प्लेटिनम पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर्स बार्स एंड आर्टिकल्स, तो इन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी यानी बढ़ा दिया गया, इंक्रीज टैक्स बढ़ा दिया गया।
अगला एग्जाम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज, किन चीज़ों को एग्जाम्प्ट रखा गया है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई चीज़ बायोगैस से बनी हुई है, नेचुरल गैस से बनी हुई है उस पर, ठीक है। टेस्टिंग एजेंसीज दैट इम्पोर्ट व्हीकल ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपोनेंट्स सब सिस्टम्स एंड टायर्स फॉर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर्पस, यानी जो टेस्टिंग के पर्पज से जो चीज़ें मंगाई जाती हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगला है ऑल्सो डेडलाइन फॉर द कस्टम ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड मशीनरी फॉर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फॉर ईवी बैटरीज हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 24, यानी कहने वाली बात यह है ईवी को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस को 2024 तक के लिए घटा दिया गया है। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल यूज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब इथाइल अल्कोहल पर भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर है लेजिस्लेटिव चेंजेस इन कस्टम लॉज, कहाँ कहाँ पे लॉज चेंज किए गए हैं। द कस्टम एक्ट 1962 इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड टू सेट अ 9-month डेडलाइन फॉर सेटलमेंट। 9-month डेडलाइन फॉर सेटलमेंट का मेकिंग मतलब ये है कि अब ज़्यादा टाइम मिलेगा अमाउंट को सेटल करने के लिए। फिर इसके अलावा है कस्टम टैरिफ एक्ट लाया जाएगा, उसको चेंज करा जाएगा, विल बी रिवाइज्ड टू मेक द पर्पस एंड स्कोप फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज कोई ऐसा सामान अपनी कंट्री में डंप कर देते हैं जिससे हमारे यहाँ के लोगों को लॉस होता है, तो उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। मान लो चाइना है, कोई चीज़ों को हमारी कंट्री में बहुत सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दे और जिससे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को दिक्कत हो, तो उसे उसके लिए लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर अगला होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये सेफ गार्ड मेजर्स होते हैं हमारे यहाँ के बिजनेसमैनों को बचाने के लिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी यहाँ पे कोई चीज़ सस्ती ना आ जाए, इसके लिए हम लोग उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो उससे वो यहाँ पे जो इंडिया के लोग जो बना रहे हैं उतनी ही कीमत पे दूसरी कंट्री से बनी हुई चीज़ें हमें मिलेंगी, उसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। चेंजेस विल ऑल्सो बी मेड टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सर्विस टैक्स एक्ट, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस इसमें भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अगला है जीएसटी, द मिनिमम अमाउंट फॉर टैक्स फॉर स्टार्टिंग अ प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी विल बी रेज्ड फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़। अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको डेफिनेटली बढ़ाया गया है कि टैक्स को अंदर कुछ अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई केस वगैरह होगा तो उसके लिए 2 करोड़ तक का अमाउंट होना चाहिए। द कंपाउंडिंग अमाउंट फॉर टैक्स विल बी रिड्यूस फ्रॉम 50 to 150% टू 25 to 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। अब देखो ये चीज़ें क्या है ना, इनको आप एक बार बस हल्के से रीडिंग कर लोगे क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी और इतनी काम की भी नहीं है। कुल मिला के ये है कि जीएसटी कैसे फाइल करना है, ठीक है, ई कॉमर्स को कैसे प्रमोट करना है, तो यहाँ पे बोला हुआ है फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ई कॉमर्स, ये मोस्टली कॉमर्स वाले फील्ड है, फिर हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को ईजी करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की है ना, कि चाहे कॉमर्स वाली बातें हो चाहे जीएसटी फाइल करना हो तो वो लोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 3 years फ्रॉम ड्यू डेट, यानी 3 साल पुराना पीछे तक का आप जीएसटी फाइल वगैरह कर सकते हो इस तरीके से। सर्टेन ऑफेंसेस विल बी डीक्रिमिनलाइज्ड, कुछ ऑफेंसेस हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मानी जाएंगी, अब कुछ गलतियां हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मानी जाएंगी, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। फिर एक ये है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स यानी कहाँ कहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा, तो ग्रीन मोबिलिटी है ना, उस पर टैक्स होगा। कुछ एग्जेम्प्ट किए जाएंगे, मान लो कि अगर कोई बायोगैस से बना हुआ है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी उस पर। अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उस पर टैक्स किस तरीके से रहेगा, इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, तो इनका सभी का परसेंटेज दिया हुआ है कितना परसेंटेज पे टैक्स लगेगा, है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल मरीन प्रोडक्ट पर, लैब ग्रोन डायमंड्स यानी डायमंड्स पे टैक्स लगेगा, देन प्रीशियस मेटल्स, कंपाउंडेड रबर, सिगरेट्स, तो ये वही चीज़ है कि क्या चीज़ महंगा क्या चीज़ सस्ता, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल इस पर दिया गया है कि इस पर टैक्स लगना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप इन देख सकते हो कि टैक्स हालांकि अपने काम की चीज़ नहीं है। फिर अगला है रुपीज़ कम और रुपीज़ गोज, कहाँ से आता है कहाँ पे जाता है, कुल मिला के गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होती है और कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट रिसीव करती है, बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, रुपीज़ वहाँ से आता है तो उधार ही लेंगे या फिर हमें कहीं और से मिल रहा होगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स,
GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी यानी जो कुछ भी चीज़ अपने यहाँ पे आएंगी उनमें एक्साइज ड्यूटी लगती है, इससे रुपया आता है। फिर खर्चा कहाँ पर हो रहा होगा? पेंशन देने में लोगों को इंटरेस्ट रीपेमेंट करने के लिए, जो हमने लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर सेंट्रल की कुछ स्कीम होती है उसमें खर्चा होता है, सब्सिडी देनी पड़ती है उसमें खर्चा होता है, डिफेंस पे खर्चा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है उस पर खर्चा होगा, फाइनेंस कमीशन मनी जो ट्रांसफर करता है स्टेट गवर्नमेंट को उस पर खर्चा होता है, और स्टेट को कुछ रुपये देने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, इन सभी जगहों पे खर्चा होगा। और अदर एक्सपेंडिचर होता है लगभग 2-3%, 1% के आसपास, जो कुछ और खर्च होते हैं छोटे मोटे। इस तरीके से जो रुपया आया उतना ही रुपया चला जाता है, उस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि रुपीज़ कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, और ये हमारा समरी पूरी कंप्लीट होती है बजट की। अब इसकी PDF मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की भी और अपने बजट की भी। तो ये हमारा डन हो गया है, बजट भी, इकोनॉमिक सर्वे भी। अगली क्लास से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अलावा, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला काम तो हो गया हमारा। अब नॉर्मल करंट अफेयर की हम लोग हर दिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, और आपको साथ के साथ उनको याद कर लेना है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।